नमस्ते। मैं डॉक्टर राधा महली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो इकोनॉमिक्स यूजी सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आरोही कर और अवरोही कर क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड रिग्रेसिव टैक्सेस क्या है, और आरोही कर के प्रमुख गुण दोष कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आरोही कर किसे कहते हैं। आरोही कर, जिसे प्रगतिशील कर भी कहा जाता है, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे इन कर की दरों में भी वृद्धि होती जाती है। इसे ही आरोही कर कहते हैं। आरोही कर प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। ये बताता है कि आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में भी परिवर्तन होता है, कर की दरों में भी वृद्धि होता है। तो इसे ही हम लोग आरोही कर या प्रगतिशील कर कहते हैं। तो आरोही कर के को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपये है और उसे 10% कर लगता है तो कर की राशि कितनी होगी? 1,000 रुपया। अब उसकी आय 10,000 से बढ़ के 20,000 हो गई है तो कर की जो दर थी वो भी 15% हो जाएगी। पहले 10% थी, अभी 15% हो गई। तो अभी उसे कितना कर का भुगतान करना पड़ेगा? 3,000 रुपये कर का भुगतान करना पड़ेगा। अब फिर हम लोग देखते हैं कि उसकी आय में और वृद्धि हो गई। अब उसकी आय बढ़कर 30,000 रुपये हो गई। तो 30,000 रुपये में जो कर की जो दर है वो भी 25% हो गई और अब कर की राशि जो है वो 7,500 हो गई। ऐसे ही फिर उसकी आय में वृद्धि होती है। अगर उसकी आय में वृद्धि हो के 40,000 रुपये के बराबर उसकी आय हो गई है तो उसमें 40% के बराबर कर की दर होगी, जो 16,000 रुपये के बराबर कर की राशि होगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 जैसे जैसे उसकी आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे कर की दर जो है वो भी 10, 15, 25, 40% ऐसे बढ़ती जा रही है। तो प्रगतिशील कर क्या है कि आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती जाती है। जितनी अधिक आय होगी कर की दर भी उतनी ही अधिक होगी और उतनी ही अधिक कर का भुगतान भी करना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रगतिशील कर या आरोही कर को रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाएंगे तो उसमें देखिएगा कि बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखा होती है। ये धनात्मक ढाल वाली रेखा होती है। धनात्मक ढाल वाली रेखा इसलिए होती है क्योंकि आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। तो ये हो गया प्रगतिशील कर, या इसको हम लोग आरोही कर कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव टैक्सेस कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अवरोही कर। अवरोही कर क्या होता है? आरोही कर का जस्ट उल्टा ऑपोजिट जो होता है वो अवरोही कर होता है। अवरोही कर में क्या होता है? जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है कर की दर में कमी होती जाती है। आय में वृद्धि होने के साथ साथ कर की दर जो है घटती जाती है, कर की राशि भी घटती जाती है। इसे हम लोग उदाहरण से देखते हैं। जैसा कोई व्यक्ति की आय अगर 10,000 रुपया है तो उसे कर की दर 10% है तो उसे 1,000 रुपया कर की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अब अगर उसकी आय बढ़ के 20,000 हो जाती है तो कर की दर जो है वो 7% हो जाएगी। पहले 10,000 में कर की दर 10% थी, अभी 20,000 में कर की दर जो है वो 7% हो गई। तो कर की कुल राशि जो है वो 1,400 रुपया उसको भुगतान करना पड़ेगा। अब उसकी आय और बढ़ जाती है, उसकी आय बढ़कर अभी 30,000 हो जाती है तो उसकी आय और अधिक बढ़ के 30,000 हो गई तो कर की जो दर है वो और कम हो जाएगी, और कम हो के वो 5% हो गई। तो उसे कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा? 1,500 राशि का भुगतान करना पड़ेगा। जब उसकी आय और बढ़ के 40,000 हो गई तो कर की दर जो है और घट के 4% हो गई और अब उसे 1,600 रुपया कर का भुगतान करना पड़ेगा। तो अवरोही कर के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब उसकी आय 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 हो रही है
तो कर की दर जो है वो भी 10%, 7%, 5%, 4% हो जा रही है। तो प्रत्येक आय में वृद्धि के साथ साथ कर की जो दर है वो घटती जा रही है। तो इसे अवरोही कर कहते हैं या रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं हम लोग। अगर इसे आप रेखा चित्र में दर्शाइएगा तो ऋणात्मक ढाल वाली रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर जो है वो घटती जाती है। तो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई रेखा होगी, ऋणात्मक ढाल वाली रेखा होगी। तो इस तरह हम लोगों ने अब तक बात किया कि आरोही कर क्या है और अवरोही कर क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि आरोही कर यानी कि प्रगतिशील कर जो है इसके प्रमुख गुण दोष कौन कौन से हैं। तो आरोही कर यानी कि प्रगतिशील कर का जो पहला गुण है वो है त्याग की समानता। आरोही कर जो है ये करदेय क्षमता पर आधारित है। जिस व्यक्ति की आय अधिक होती है उसकी करदान क्षमता भी अधिक होती है, और जिस व्यक्ति की आय कम होती है उसकी करदान क्षमता भी कम होती है। तो प्रगतिशील कर का पहला गुण है कि व्यक्ति की आय में वृद्धि होने के साथ साथ कर की जो दर है वो भी बढ़ती जाती है, यानी कि जो व्यक्ति जितना धनी होते जाएगा उसे उतना अधिक कर का भुगतान करते जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, करों का जो भार है उसका न्यायपूर्ण वितरण होता है, यानी कि धनी लोगों की ओर कर का अधिक भार हो जाता है और जिनकी आय कम रहती है उनके ऊपर कर का भार कम रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ त्याग की भी समानता स्थापित हो जाती है, क्योंकि जो धनी लोग रहते हैं उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी अधिक रहती है, तो उनको कर भुगतान करने में थोड़ा सा कम त्याग की अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ मान लिया जाता है कि जैसे जैसे उनके पास आय बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। तो इस आधार से ये माना जाता है कि धनी लोगों के लिए जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो कम होती है और इसीलिए धनी लोगों से अधिक कर वसूला जा सकता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आरोही कर या प्रगतिशील कर का पहला गुण क्या है कि ये त्याग की समानता पर आधारित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका गुण, वो है आय की असमानताओं को कम करना। प्रगतिशील कर क्या करता है, धनी लोगों से अधिक कर वसूलता है और गरीब लोगों से कम या तो उनको टैक्स फ्री कर देता है। तो इस तरह से जो आय और धन की जो असमानता है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको थोड़ा सा पटाया जाता है या दोनों के बीच का गैप को थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया जाता है। तो एक और धनी लोगों से धन लिया जाता है तो दूसरे और गरीब लोगों को टैक्स फ्री किया जाता है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो। तो इस प्रकार प्रयास ये किया जाता है कि आय एवं धन की जो असमानता है उसमें कमी हो और अर्थव्यवस्था में आय और धन की समानता स्थापित हो। तो ये भी प्रगतिशील कर या आरोही कर का एक प्रमुख गुण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आरोही कर का जो गुण है वो है मितव्ययता का गुण। इसमें क्या होता है, ये मितव्ययी होते हैं। किस प्रकार मितव्ययी होते हैं, क्योंकि जब कर की दर कम रहती है उस समय भी करों को एकत्रित करने के लिए जितने खर्चों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है कर की दर में भी वृद्धि होती जाती है, लेकिन उनको कलेक्ट करने का जो प्रशासनिक लागत रहता है वो नहीं बढ़ता है। पहले जो लोग इन करों को एकत्रित कर रहे थे अभी भी वही लोग ही इन करों को एकत्रित करते हैं, लेकिन कर की दर बढ़ती जाती है तो कर की राशि अधिक प्राप्त होने लगती है, लेकिन इन राशियों को प्राप्त करने का जो प्रशासनिक लागत है उसमें वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रगतिशील कर जो होता है वो मितव्ययी होता है और इसमें जो है मितव्ययता का गुण पाया जाता है। इन करों को एकत्रित करने की जो प्रशासनिक लागत होती है वो अधिक नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इन करों में लोचशीलता का भी गुण पाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार सरकार जो है वो इसमें कमी वृद्धि कर सकती है। अगर सरकार के कार्यों में वृद्धि होती है उसे अपने कार्यों को संचालित करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, तो करों को प्रगतिशील बनाकर आरोही बनाकर सरकार जो है वो अधिक कर वसूल सकती है, अधिक राजस्व की प्राप्ति कर सकती है। तो इस तरह से प्रगतिशील कर जो होता है वो लोचशील होता है, उसमें लोचशीलता का गुण पाया जाता है, अर्थात आवश्यकता के अनुसार इसमें कमी वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
कि प्रगतिशील कर का जो नेक्स्ट गुण है वो है सरकार की आय में वृद्धि। प्रगतिशील कर के अंतर्गत क्या होता है, सरकार की आय में वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली सरकार की आमदनी भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, आर्थिक क्रियाएं बढ़ती है, तो सरकार की भी आय अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि व्यक्तियों की आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती जाती है, जिससे सरकार को जो है वो अधिक आय की प्राप्ति होने लगती है। वो स्वतः ही होता है क्योंकि कर की दर बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसके माध्यम से सरकार को भी जो है वो अधिक आय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रगतिशील कर का जो गुण है इसमें है कि ये स्फीतिकारी शक्तियों को दबाने का काम करता है या अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करता है। ये किस प्रकार करता है, तो प्रगतिशील कर जो है जब इसको आरोही दर से लगाया जाता है तो उपभोग में कमी होती है। जब लोगों की उपभोग में खर्च करने की आय कम होती है तो वो लोग मांग कम करते हैं, तो मांग कम होने से वस्तुओं की कीमतें जो है वो कम होने लगती है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि वस्तुओं की कीमतें जो है वो थोड़ी सी घटने लगती है। दूसरा, सरकार जो प्रगतिशील दर से कर की वसूली करता है, सरकार निवेश के माध्यम से उत्पादक कार्यों की और उन मुद्राओं को या उन पैसों को वो मोड़ देती है, जिसके चलते सप्लाई में वृद्धि होती है, तो वस्तुओं की कमी नहीं होती है। तो जिस कारण से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति या कीमत में वृद्धि की स्थिति जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रगतिशील कर जो है ये उत्पादक भी होता है, क्योंकि सरकार को जब अधिक आय की प्राप्ति होती है तो सरकार क्या करता है, इसे उत्पादन कार्यों में या आर्थिक विकास से संबंधित कार्यों में खर्च करती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और ये उत्पादक भी होते हैं और आय, रोजगार, उत्पादन में वृद्धि करने में भी ये सहायक होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रगतिशील कर के कई गुण हैं। प्रमुख रूप से तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो अधिक कर देने योग्य हो जाता है। तो प्रगतिशील दर से जब कर लगाया जाता है तो दो व्यक्तियों की जो सापेक्षिक स्थिति है उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से कर का भुगतान करता है और धनी व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से कर का भुगतान करता है। तो दोनों की सापेक्षिक स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। दोनों की जो स्थिति है वो बिल्कुल पहले जैसे ही बनी रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रगतिशील कर या आरोही कर के कुछ दोष कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके दोष के अंतर्गत कि प्रगतिशील कर की जो दरें होती है वो मनमानी होती है। सरकार कोई आधार निश्चित नहीं करती है कि कितना हज़ार तक का या कितना लाख तक का इनकम वाले व्यक्तियों को कितनी दर से कर का भुगतान किया जाना चाहिए। तो उसके पास में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता है जिसके आधार से ये नाप तोल के ये बता सके कि नहीं इतनी आमदनी वाले लोगों को इतने कर का भुगतान करना चाहिए। तो कर की दरें जो होती है वो मनमानी होती है। अपने हिसाब से सरकार जो है अपने मनमानी के हिसाब से कर की दर को निर्धारित कर देती है। तो इस तरह से ये मनमानी दरें होती है और ये भी ये सरकार नहीं बता पाती है कि इतना प्रतिशत से इतना प्रतिशत इसलिए किया गया क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है या किस आधार से इसको बढ़ाया गया वो नहीं किया गया। तो यहाँ पर कोई कर की दर निर्धारित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है और मनमाने दर से जो है वो कर की दरें जो है वो निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका जो दोष है वो दोष में हम लोग देखेंगे कि उत्पादन पर जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्पादन पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति जब ज़्यादा उत्पादन करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा आय कमाएगा तो उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उसकी आय अधिक हो गई है। तो व्यक्ति जो है वो कठोर परिश्रम करना नहीं चाहेगा, कड़ी मेहनत करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो मन में सोचेगा कि हम ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा आय
प्राप्त करे भी तो इसका क्या बेनिफिट मेरे पास रहेगा नहीं, सरकार इससे अधिक दर से कर वसूल के वो ले लेगी। तो इस तरह से एक जो कड़ी मेहनत करने की जो प्रेरणा होती है, काम करने की जो प्रेरणा होती है, वो इसमें हतोत्साहित होता है, इसीलिए उत्पादन पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर उद्यमी लोग भी आते हैं और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट होता है, अच्छा आय होता है, तो वो कहेंगे कि जितना अधिक हमें आय प्राप्त होती है, सरकार जो है उतनी अधिक आरोही दर से कर लगाकर हम लोगों से आय कर जो है वो वसूल लेती है। तो इस तरह व्यक्ति चाहेगा कि भाई हम कम ही आय अर्जित करें ताकि हमको कम कर देना पड़े। अगर हम ज़्यादा कमाएंगे भी तो मेरे पास रहेगा नहीं, सरकार ले लेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, लाभ कमाने का प्रयास करता है, पूंजी जमा करने का प्रयास करता है, तो उसकी परिश्रम, उसकी मेहनत पर ही ये कर लगाया जाता है। और जो व्यक्ति सुस्ती रहता है, किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता है, उसकी आय कम रहती है, तो उसे छूट दी जाती है। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति की कार्य करने की जो इच्छा है उस पर ये प्रभाव डालता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि व्यक्ति कर का भुगतान किस रकम से करता है, जो उसका बचत होता है, क्योंकि उपभोग में जो खर्च करता है वो करेगा ही, लेकिन जो बचत होता है उसी में से वो कर का भुगतान करता है। तो अगर सरकार प्रगतिशील दर से कर लगा के अधिक से अधिक पैसे ले लेती है, तो इससे क्या होता है कि बचतें जो होती है वो हतोत्साहित होती है, बचतें बहुत ही कम होती है, और जब बचत कम होती है तो फिर निवेश भी कम हो जाएगा। क्योंकि जब एक पूंजीपति जब पैसा जमा करता है और उससे ज़्यादा पैसा ले लिया जाएगा तो उसकी बचत कम होगी, और जब बचत कम होगी तो वो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट भी वो कम करेगा। क्योंकि अगर उसके पास में पैसे छोड़ दिए जाएंगे, कुछ ले लेना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसके पास छोड़ देना चाहिए ताकि उसके पास पूंजी निर्माण हो और फिर वो निवेश करे और फिर वो आगे और आर्थिक क्रिया करने के लिए प्रयास करे और अपने लाभ को बढ़ाने के लिए और प्रयास करें। तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब प्रगतिशील दर से कर लगा दिया जाता है तो इससे क्या होता है, उत्पादन करने की या कड़ी मेहनत करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी कम हो जाती है, जो बचत करने की प्रवृत्ति होती है वो भी कम हो जाती है, और लोगों की जो आय है वो भी घट जाती है, क्योंकि आय का एक बड़ा भाग सरकार ले लेती है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि उनकी जो मौद्रिक आय है वो भी घट जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये अमितव्ययी है, निरुपयोगी है, यानी कि ये बहुत जगहों में तो बेकार की जैसा लगा दिया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो कठोर परिश्रम करते हैं, उन्हीं पर ये कर लगा दिया जाता है, और जो सुस्त लोग होते हैं वो लोग इससे छूट जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग इसकी दोष के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि कर छिपाने का भय होता है या करों की चोरी की जाती है। व्यक्ति अपना इनकम का सही हिसाब सरकार को नहीं दर्शाता, क्योंकि वो अगर अपनी इनकम का सही हिसाब सरकार को दर्शाएगा तो वो समझ जाएगा कि उसे अधिक कर का भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या करता है, वो गलत रिटर्न्स फाइल कर देता है, सरकार को गलत लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, हिसाब करता है, और जैसे तैसे करके अपने आय की चोरी करने का वो प्रयास करता है ताकि उसे कर देने से वो बचे। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रगतिशील कर है इसकी कुछ बुराइयां भी हैं। तो आप लोग और भी स्टडी करिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि आरोही कर क्या है, अवरोही कर क्या है, आरोही कर जिसे प्रगतिशील कर भी कहते हैं, उसके प्रमुख गुण दोष कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इस वीडियो में इसके जस्ट बेसिक्स के बारे में बात की, इसके एकदम कुछ खास बातों के बारे में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। और आप लोग बुक्स पढ़िए, अच्छे से स्टडी करिए, तो आप लोग और बढ़िया से डिटेल में इसके बारे में जान पाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।